नई टिहरी के चंबा रोड पर जंगल में भीषण आग लग गई। दिन में जल रहे जंगलों से बेशकीमती पेड़ जलकर राख हो गए हैं। वहीं वन विभाग और फायर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि आग बहुत ज्यादा भीषण थी और आग पर काबू पाना खासा मुश्किल भरा साबित हुआ। घटना तो बता रहे कि काफ़ी देर से लगी आग, लेकिन जैसे हमारे पास सूचना आती है हमने तुरंत जो है अपना दो अग्निशमन वाहन है हमारे, एक मिनी हाई प्रेशर है, एक फायर टेंडर है, दोनों हमने घटनास्थल पे जो है आग को काबू करने के लिए लगा दिया। हमारी महिला फायरमैन भी बहुत अच्छे से काम कर रही है और जितना हमसे हो सके हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आग को कंट्रोल करने। देहरादून में बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या और फिर कुख्यात गुप्ता बंधुओं का गिरफ्तार होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब नया खुलासा यह हुआ है कि पीड़ित ने 14 दिन पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन जांच पूरी तब हुई जबकि परेशान होकर आत्महत्या कर ली गई। अब इसके बाद में एक सवाल कई सारे प्रशासन पर भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। साउथ अफ्रीका में अरबों के घपले के आरोपी गुप्ता बंधु देहरादून पुलिस की गिरफ्त में है। बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया और अब पुलिस ने 2 नई धाराएं बढ़ाई हैं, जिसमें पुलिस ने जबरन वसूली और पार्टनरशिप में धोखा देने की धाराएं लगाई हैं। करीब 14 दिन पहले बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने पुलिस को शिकायत दी थी और गुप्ता बंधुओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। खुद को और परिवार की जान को खतरा बताया था, लेकिन देहरादून देखिया कर ली और अब मंगलवार को पुलिस की जांच पूरी हुई। उसी जांच के पूरे होने के बाद गुप्ता बंधुओं पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। वो सभी के बयान दर्ज कर लिए गए। बयान के आधार पर जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसके आधार पर जो तथ्य आए हैं उसको विवेचना में सम्मिलित करने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर इसमें धारा जो है 385 और 420 आईपीसी की वृद्धि कर दी गई है। हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन कहा जाए तो प्राइमरी फेज में है, चूंकि अभी जो प्राइमरी एविडेंस आए थे उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई थी। अभी एविडेंसेस के कलेक्शन का इसमें काम अभी चल रहा है। 24 मई को सत्येंद्र साहनी ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने गुप्ता बंधुओं को गिरफ्तार किया। अब पीड़ित पक्ष का साफ कहना है कि देहरादून पुलिस तब सोती रही और समय पर जाग गई होती तो आज सत्येंद्र साहनी जिंदा होते। विवाद नहीं था। विवाद तभी शुरू हुआ जब अनिल कुमार गुप्ता जी ने, जिन्होंने निवेश करने की जिम्मेदारी ली थी 80%, उनके अकाउंट की जगह कहीं 3 अन्य कंपनियों से पैसा आने लगा, जिस पे साहनी जी ने आपत्ति करी कि या तो इन 3 कंपनियों का दायित्व आप लीजिए कि कौन कंपनियां हैं जो यहाँ पे पैसा हमारे प्रोजेक्ट में डाल रही है, क्योंकि कल को ऑडिट में जवाबदेही हमारी है। कुख्यात गुप्ता ब्रदर्स सलाखों के पीछे है, लेकिन सत्येंद्र साहनी की मौत के मामले में अब देहरादून पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस ने अपना काम नहीं किया और एक घर एक परिवार बर्बाद हो गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र की रिपोर्ट। रामनगर का पीपीपी मोड का अस्पताल हमेशा से विवादों में रहा है। अब इस अस्पताल पर आरोप है कि यहां पर एक मासूम के आंख की रोशनी छीन ली गई। भवानीगंज के 10 साल के आरुष की आंख में 19 मई को लकड़ी लग गई थी, जिसके बाद में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे एडमिट कर ऑपरेशन करने की बात कही और 19 मई को उसके आंख का ऑपरेशन हुआ। 22 मई को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उसे उस आंख से दिखना बंद हो गया। जब उसने एक निजी अस्पताल में आंख दिखाई तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंख डैमेज हो चुकी है, जिसके बाद में अब लोगों ने दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। जब इसे भर्ती किया, उन्होंने पट्टी उट्टी बांधी, उन्होंने भर्ती करवा दिया। तो उन्होंने ये बोला, फिर हम घर जाने लगे। फिर उन्होंने ये बोला कि जब जाओगे तो तुम वापसी मत आना यहाँ पे, नहीं तो आज ही करवाओ इसका ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन अभी होगा। लकड़ी लगने के बाद भी इसे दिख रहा था सर। अब इसके ऑपरेशन के बाद दिखना बंद हो गया। सीएमएस मैडम ने उनको फोन किया तो लगभग 1 घंटे के बाद तो डॉक्टर वहां पे आए और आते ही मेरे पे और जो है मीडिया पर भड़कने लगे कि तुम लोग यहाँ पे नेतागिरी करने आए हो और तुम लोग जो है यहाँ पे हमको दबाव में लेने आए हो। मैंने जो किया वो ठीक किया है। मैंने कहा आपने ठीक किया, इस बच्चे की आंख फोड़ के ठीक किया? तो उनका कहना है कि हाँ मैंने बिल्कुल ठीक किया। मेरी अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि मैंने ठीक किया इसकी आंख फोड़ के। देहरादून में एनजीटी के आदेश के बाद में अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इस दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। दीपनगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम का लोगों ने विरोध किया और पुलिस के साथ में झड़प भी हो गई। हालांकि विरोध को दरकिनार करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया।
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में अधिकारियों के साथ में बैठक कर अस्थायी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकार का पूरा फोकस है कि चारधाम आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो ये ट्रांजिट कैंप है ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। यहाँ से उनको भेजा जाता है, यहाँ उनको बेसिक कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं जिनको वेट करना पड़ रहा है। ये निर्णय राज्य सरकार का है कि सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। एक व्यवस्था ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन ना होने के चलते हरिद्वार में फंसे हजारों श्रद्धालुओं को प्रशासन विशेष पास देकर यात्रा के लिए भेज रहा है। अब मंगलवार को मेला नियंत्रण भवन से 1500 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पास बनाकर उन्हें रवाना किया गया। इससे पहले भी प्रशासन की ओर से 1750 श्रद्धालुओं को रवाना किया जा चुका है। डीएम ने बताया है कि सीएम धामी के निर्देश पर हरिद्वार के होटल और धर्मशाला में रुके हुए श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है और बाकी दूसरे फंसे लोगों को भी यात्रा के लिए भेजा जाएगा। अच्छी है, बहुत खुशी हो रही। हाँ। कितनी तकलीफें हुई आपको यहाँ? बहुत तकलीफें हुई, रोज आना जाना हो रहा है यहाँ पे। तो अब लगता है कि चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे? हो जाएंगे। जी जी। राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है अच्छा कदम है? बहुत अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पेशल दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसे यात्रियों को जो वाकई में किसी न किसी कारणवश अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं उनको ऑफलाइन हम लोग सुविधाएं दें। तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार 2-2 हज़ार यात्रियों को जो 3-4 दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको ऑफलाइन हम लोग पास इशू करा रहे हैं और साथ में ट्रिप कार्ड वगैरह भी इशू करा रहे हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर रॉडी टॉप से आगे एक यात्री गाड़ी खराब होने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग मार्ग में फंस गए। बड़ी गाड़ियां ना निकल पाने से जाम लगातार बढ़ता ही चला गया। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। चारों धामों में अभी तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पर अभी तक 5 लाख भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ में अभी तक 2,77,000 यात्री पहुंचे हैं और इसके साथ ही यमुनोत्री में 2,18,000 और गंगोत्री में 2,12,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और साथ ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगोत्री की, यमुनोत्री की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर का प्रचार भी खत्म होने वाला है और प्रचार में जुटे नेता वापस लौटने लगे हैं। 4 जून के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए अहम होंगे, क्योंकि चंपावत और बागेश्वर के बाद में ये दोनों के लिए पहला बड़ा चुनाव है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी हलचल तेज हो रही है। प्रचार खत्म होने में 2 दिन बचे हैं, तो अब काउंटिंग के लिए नेता वापस लौटने लगे हैं। उत्तराखंड में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है और 4 जून का रिजल्ट दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की परफॉर्मेंस का भी रिजल्ट होगा। महेंद्र भट्ट और करण महारा के करियर का ये पहला बड़ा चुनाव है, तो चंपावत और बागेश्वर का उपचुनाव इन्हीं दोनों प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में हुए हैं। करण मोहारा का कहना है कि उपचुनाव भले कांग्रेस ना जीती हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस कार्यकर्ता की मेहनत दिखेगी और बीजेपी के लिए ये चुनाव कतई एक तरफा नहीं होगा। हमको याद है, हम चंपावत का चुनाव जब हुआ था, मैं नया था, हम किस तरीके से हारे, क्या क्या वहाँ हुआ आपने देखा है। उसके बाद बागेश्वर के चुनाव में हमने रिकवरी करी, 12,000 के हारे हुए इलेक्शन को हम मात्र 2,000 के आसपास आ रहे हैं और इस बार के चुनाव में भी 5 लोकसभा सीटों में हम जीत रहे हैं और जो मार्जिन था 3.5 लाख का, 3 लाख का, 4.25 लाख का, वो मार्जिन कहाँ आया है वो आप स्वयं देखेंगे।
कांग्रेस 10 साल से उत्तराखंड में कोई चुनाव नहीं जीती, तो बीजेपी का पलड़ा लगातार भारी रहा है। ऐसे में बीजेपी तीसरी बार फिर जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए हर सीट पर जीत का अंतर पिछली बार से बढ़ाने की चुनौती होगी। 2019 में 5 सीटों पर जीत का अंतर कहीं 2 लाख तो कहीं 3 लाख के पार था। देखिए, मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने कोशिश की है कि सबके सहमति से परिणाम अनुकूलता में आए। और मुझे बताते खुशी होती है, अभी तक के जो भी चुनाव हुए हैं उनमें हमने अच्छा एक प्रकार से जीत हासिल की है। और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर भी इतिहास रचने जा रहे हैं, हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। अप्रैल को जनता का दिया फैसला ईवीएम में बंद है और 4 जून को 5 सीटों के रिजल्ट और जीत हार के अंतर दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की परफॉर्मेंस भी बताएगा, तो दोनों की काबिलियत भी साबित करेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पंजाब में कांग्रेस के स्टार प्रचारक गणेश गोदियाल ने मंगलवार को लुधियाना में प्रचार किया। लुधियाना में उत्तराखंड के प्रवासियों से कांग्रेस उम्मीदवार राजा बरार के पक्ष में वोट करने की अपील की। राजा बरार कांग्रेस उम्मीदवार होने के साथ में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और 4 जून को ये सांसद पिथौरागढ़ नगर पालिका ने बीते दिनों नए वोटर्स को जोड़ने का अभियान चलाया था, जिसमें हजारों की संख्या में नए मतदाताओं ने आवेदन किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर रातों रात हजारों नए मतदाता कहां से आ गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नगर पालिका के चुनाव कब होंगे ये तो कह पाना फिलहाल कठिन है, लेकिन पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में नए मतदाताओं के मुद्दे ने राजनीति तूल पकड़ लिया है। असल में लोकसभा चुनाव के बाद निकाय के लिए नए वोटर को लिस्ट में शामिल करने का काम शुरू हुआ था। ऐसे में शहर के कई वार्डों में हजारों नए मतदाता सामने आ गए। नए वोटर की बढ़ती तादाद ने राजनीति को भी गरमा दिया है। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोगों के हितों को देखते हुए बाहरी लोगों को मतदाता लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। एक माह पूर्व एमपी के चुनाव के बाद जो नया मतदाता जुड़ा है, लगभग 4-5 वार्ड ऐसे हैं जहाँ 500 से लेकर 1000 के बीच में मतदाता जोड़ा गया है। ये बहुत चिंतनीय है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि इस पिथौरागढ़ के अंदर उत्तर प्रदेश के मैदानी जिलों के लोगों को जोड़ा जा रहा है और बिहार से जो लोग यहाँ मजदूरी करने आते हैं उनका नाम निस्वार्थ के लिए जोड़ा जा रहा है। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अधिक आवेदन यूपी और बिहार मूल लोगों ने किया है। पिथौरागढ़ में यूपी और बिहार मूल के हजारों लोग मजदूरी करते हैं। पिथौरागढ़ नगर पालिका में फिलहाल 20 वार्डों में करीब 37,000 वोटर हैं। नए वोटर को लिस्ट में शामिल करने से पहले मचे बवाल के बीच अब डीएम ने जांच आदेश भी जारी कर दिए हैं। अभी इसकी जांच चल रही है। जिन लोगों ने भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था, उन सबके आवेदन ले लिए गए हैं। इन सब पे जांच होगी, इसके बाद ही उनको जोड़ा जाएगा। तो प्रॉपर उनकी जांच होने के बाद ही जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को जोड़ा जाएगा, सभी को नहीं जोड़ा जाता है। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ते ही हैं, लेकिन पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में हजारों की संख्या में आए आवेदनों पर कई सवाल उठना भी लाजमी है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि पूरी पड़ताल के बाद ही नए वोटर को लिस्ट में शामिल किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रचंड गर्मी है। सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक तापमान बढ़ा हुआ है। देहरादून में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 29 मई तक गर्मी से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है और 30% तक बिजली की डिमांड बढ़ी है। सोमवार को 60 मिलियन यूनिट तक बिजली की डिमांड रही। क्या उत्तराखंड में एक दिन जंगल ढूंढने पड़ेंगे? सड़कें होंगी, फ्लाईओवर होंगे, नए शानदार शहर होंगे, लेकिन नहीं होंगे तो जंगल। इन दिनों चिलचिलाती गर्मी के बीच में ये चर्चा हो रही है क्योंकि बर्ड एरिया में फॉरेस्ट लैंड बाकी के कामों की भेंट चढ़ चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई।
राजधानी देहरादून में मंगलवार को 40 डिग्री टेम्परेचर था, तो रुड़की में सबसे ज्यादा 42 डिग्री टेम्परेचर रहा। लोग इस बढ़ते तापमान के लिए पेड़ों के अंधाधुंध कटान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद से 2020 तक यानी कि 20 सालों में 42,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड सड़क, पेयजल, बांध परियोजनाओं, खनन के कामों के लिए ट्रांसफर कर दी गई। मतलब साफ है कि जहां पहले 42,000 हेक्टेयर एरिया में जंगल फैले थे, वहां अब जंगल काटकर सड़कें और अन्य तरह के विकास कार्य हो चुके हैं। जानकार कहते हैं कि सरकार को एक बॉटम लाइन तय कर लेनी चाहिए, आखिर किस सीमा तक जंगल काटे जाते रहेंगे। नहीं, बल्कि मैं कहूँगा लाखों पेड़ कट गए इस दौरान। तो हमने ये 2020 में आरटीआई से करीब मई 2020, तो इसमें जो 20 साल का आंकड़ा है, अभी 2020 से 2024 तक का आंकड़ा नहीं है हमारे पास, जो अब मेरे ख्याल में अब ये करीब 60-70 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पहुंच गया होगा, जिसमें मतलब जो फॉरेस्ट लैंड हमारी ट्रांसफर हो चुकी है और जिसमें लाखों पेड़ों की बलि चढ़ाई जा चुकी होगी। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक जंगलों का सबसे ज्यादा सफाया राजधानी देहरादून में हुआ। देहरादून में 20,000, हरिद्वार में करीब 7,000, नैनीताल में 3,000 और चमोली में 2,500 हेक्टेयर जंगल का एरिया विकास कार्यों की भेंट चढ़ गया और आंकड़ा 2020 तक का है, जबकि पिछले 4 सालों में इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ग्रीन है, कवर है, पेड़ हैं, ग्रास है, बुशेज हैं, ये हमारी साफ हो गई हैं और हमने पूरा पक्का कर दिया, उसको कंक्रीटाइजेशन कर दिया है। और इसमें कोई दो कहने की बात नहीं है। वो भी आप एक टारकोल के रोड पे खड़े हो जाएं, कंक्रीट के फर्श पे खड़े हो जाएं और हम एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, करीब 7-8 डिग्री टेम्परेचर एकदम डिफरेंस आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा उत्तराखंड में इस समय हम काफी परेशानी से झूल रहे हैं। नियम है कि जितनी फॉरेस्ट लैंड अधिग्रहण की जाएगी, बदले में संबंधित विभाग को पेड़ लगाने के लिए उतनी ही लैंड वन विभाग को देनी होती है। लेकिन उत्तराखंड के पास इतनी जमीन नहीं बची है कि बदले में पेड़ लगाने के लिए वन विभाग को जमीन दे सकें। वन विभाग के पास आज भी 9,000 हेक्टेयर जमीन का बैकलॉग पड़ा हुआ है, जहां पेड़ लगाए जाने थे, लेकिन जमीन न मिल पाने के कारण सालों बाद भी पेड़ नहीं लगाए जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। पौड़ी जिले के सतपुली में बन रही सार्वजनिक पार्किंग में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्किंग निर्माण में गुणवत्ता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए बागेश्वर डीएम की मौजूदगी में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई, साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए गए। अल्मोड़ा लोकसभा चुनावों की मतगणना के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। डीएम, सीडीओ, एसएसपी समेत कई विभागों के अधिकारियों ने स्ट्रांग सेंटर का निरीक्षण किया। बागेश्वर में कई स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट बिना फायर ब्रिगेड विभाग के मानकों और एनओसी के चल रहे हैं, जिसके चलते अब फायर विभाग ने कई लोगों को नोटिस भी जारी किया। बागेश्वर में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने किसानों को 3 लाख मछली के बीजों का वितरण किया। पिथौरागढ़ के तड़ी गांव में निर्माण कार्य की आड़ में हो रहे अवैध खनन का विरोध होने लगा है। गांव की महिलाओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। बागेश्वर में भी इन दिनों ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यहां तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया है। युवाओं की टोली नदी में नहाकर गर्मी दूर कर रही है। कैंची धाम और नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस इस बार एक साथ पड़ने जा रहा है। 7 जून से नैना देवी मंदिर में धार्मिक आयोजन शुरू हो जाएंगे। बागेश्वर में 10 दिवसीय शिविर में शामिल एनसीसी कैडेट्स ने देव की लघु वाटिका का भ्रमण किया और विभिन्न तरह के पौधों के बारे में जानकारी ली। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। 10 मई से कपाट खुल गए थे, लेकिन 18 दिनों में ही अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।